नमस्कार। हर बार हम आते रहते हैं आपके पास और यही बोलते हैं मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। हम हर बार ये बोलते रहते हैं, विषय यही है। क्योंकि देखिए, हमारी नज़र में जो पत्रकारिता है वो सिर्फ कुछ वीडियो अपलोड कर देना या फिर किसी इंसान को या फिर किसी राजनीतिक दल को सिर्फ गाली देना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता हमारे हिसाब से, हम गलत भी हो सकते हैं, ये आप लोग ठीक कीजिएगा, पत्रकारिता हमारे हिसाब से मुद्दों पे बात करना, सही मुद्दों पे, मुद्दे जो आप हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छूते हैं, उन मुद्दों पे बात करना, इसको पत्रकारिता कहते हैं। इस सिलसिले में हम हर बार हर जगह जाते हैं और हम आपको हर बार बोलते हैं कि हम ग्राउंड ज़ीरो, मतलब जहाँ घटना हो रही है या फिर जहाँ जिस वार्ड में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर हम बात करते हैं। हम स्टूडियो में बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, हम ग्राउंड में आके बात करते हैं। इस सिलसिले में आज हम आए हुए हैं, हमारे जिस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब। तो आज उनसे थोड़ा सा रूबरू होंगे, बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो माइनॉरिटी सेल है कांग्रेस का क्या कर रहा है। और शमीम साहब बहुत बिल्कुल यंग भी हैं, तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पूछते हैं उनसे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आदाब। और आपने अपना वक्त दिया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, पहला प्रश्न, आप तो अब माइनॉरिटी सेल, कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन बने हैं, तो ये पहला मुद्दा आपके पास क्या लगता है कि माइनॉरिटी का सबसे प्रायोरिटी क्या है आपके पास? सबसे पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा है माइनॉरिटी, ख़ासतौर से अक़लियत में ख़ासतौर से मुसलमान तालीम के मामला में बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में, उस पे काम करने की ज़रूरत है। नौकरी रोज़गार उनके पास नहीं है। सर, आप जब माफ़ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ। मतलब अगर आप देखें तो बंगाल को अगर आप देखें तो इसमें लगभग 27% हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, 27%। और कहीं ना कहीं अगर आप 5 ज़िलों को देखते हैं, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, उत्तर दिनाजपुर हो गया, नॉर्थ 24 परगनास हो गया, साउथ 24 परगनास हो गया, इसमें आपका मुर्शिदाबाद में 66.85% मुसलमान खड़े हैं। लेकिन अगर हम इन मामलों में देखें, जो आप बोल रहे थे, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो आप बोल रहे थे, शिक्षा, एडुकेशन, शिक्षा का मामला है, तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है वो है स्कूल एडमिशन नहीं, ड्रॉप आउट, जो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ में देखा जा रहा है। ये लगभग 22% बच्चे जो स्कूल में घुसते हैं लेकिन ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। क्या बोलिएगा आप? देखिए, आपने 5 ज़िलों की बात की है। ये 5 ज़िले नहीं, ये पूरे बंगाल के हालात ख़राब हैं। हाँ। पिछले 40 सालों से कांग्रेस पावर में नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं दोष पिछली सरकारों का रहा है, जिन्होंने अक़लियतों का, माइनॉरिटी का वोट तो लिया है लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। मतलब सर, मैं थोड़ा सा आपको, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, काम कुछ नहीं किया? नहीं, कांग्रेस के वक्त में आप उठाकर देख लें, कांग्रेस के वक्त में, मैं फिर कह रहा हूँ, कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि काम बहुत अच्छा मुसलमानों के लिए हुआ है। लेकिन लास्ट 11 साल 10 साल जो ममता बनर्जी की जो सरकार रही, वो मुसलमानों के लिए कुछ भी, कोई भी काम नहीं किया है। मैं 3 सवाल तृणमूल कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ कि उन्होंने अक़लियत के लिए 3 काम बताएं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई किया हो जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा हो। नहीं, उन्होंने सर 90% ऑफ द माइनॉरिटीज़ को ओबीसी का दर्जा दिया और रिजर्वेशंस दिया है। मुस्लिम के लिए उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन को लेके भी काम किया है। ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि सर हमने पहले भी कहा है कि हम वो पत्रकारिता नहीं करते हैं जी भाई हुक्मरान है सिर्फ उनको ही गाली देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किया, लेकिन जितना करना चाहिए था, अगर आप बंगाल के राजनीतिक इतिहास को देख लें तो 25 साल कांग्रेस का शासन था। मैं 1947 से बात कर रहा हूँ। उसके बाद 34 साल
वाम मोर्चा का शासन था, और अभी 10 साल 9 साल कुछ हो गए, 10 साल होने को आ रहा है, टीएमसी की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं माइनॉरिटी को लेके, अगर आप, मैं क्यों आपको 5 जिले की बात कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे बंगाल की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी चीज़ को देखा जाता है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं उस कौम के, तो वहाँ पे एक इंडेक्स पैरामीटर को पकड़ा जाता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे इतने प्रतिशत में कितने प्रतिशत ये हो रहे हैं। अगर आप मुर्शिदाबाद को देखिएगा, वहाँ पे माइनॉरिटी 1% सिर्फ ग्रेजुएट है। सर अब आप बोलिए, मैंने सिर्फ आंकड़ों को थोड़ा सा ऐड किया है आपके लिए। आपने जहाँ से शुरू किया, मैं आपने जहाँ ख़त्म किया मैं वहाँ से शुरू करूँगा। हाँ बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है, ये बताइए ये किस सरकार की जिम्मेदारी है? ये तो जो राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार क्या 10 साल पहले हमारे थे? पहले ये बताइए, या लास्ट 40 साल में हमारी हुकूमत नहीं आपके तो मैं वो नहीं एग्री कर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। मेरा बोलने का नज़रिया ये है, देखिए एक चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आप देखें कुपोषण, अगर ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, हाउसिंग अगर देखें, ये बुनियादी मुद्दे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल इनको डेवलपमेंट बोलते हैं। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कोई सरकार आ रही है या जा रही है वो बड़ा मुद्दा नहीं है कि किसने किसको आपके किसी बिल्डिंग को रंग बना दिया, डिफरेंट स्ट्रक्चर दे दिया, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे क्या क्वालिटी आ रहा है, उस क्वालिटी पे क्या सरकार ने नज़र दिया है, क्या इस आंकड़े पे काम किया है कि भाई पॉपुलेशन जिस हद से बढ़ रहा है, क्या मैंने उस हद से स्कूल बनाए हैं, स्कूल बनाए तो वहाँ पे इतने ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, क्या ये कारण सरकार ने खोजा है? सिर्फ मिड डे मील दे दिया और कुछ कपड़े लत्ते दे दिए कि वो क्या स्ट्रक्चरल आपका इम्प्रूवमेंट होता है? ये हमारा प्रश्न है। हाँ बोलिए सर। दुलाल राम, मैं यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग अपोजिशन में हैं, हम लोग सरकार को बताते हैं कि यहाँ स्कूल की इतनी ज़रूरत है, हमारे सांसद अगर वहाँ हैं, एमएलए हैं, तो वो बताते हैं। अब उस पर अगर सरकार काम नहीं करती है तो ये जिम्मेदारी आप जैसे रिपोर्टरों की बनती है। सर हमारे रिपोर्टर की तो बनती है कि उनसे वो सवाल करें कि 10 साल आप शासन में हैं, हुकूमत में हैं, पावर में हैं, तो आपने यहाँ पर जो अक़लियत की बात करते हैं, ममता बनर्जी जाकर दुपट्टा रख लेती हैं सर पे, रेड रोड में नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा का आमीन कहती हैं, तो क्या इससे फ़ायदा मुसलमानों का होगा? जो मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हमने जस्ट एग्जांपल के लिए कहा जो आपने 5 जिलों का जहाँ पे लिया, ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पूरे बंगाल की बात कीजिए कि उन्होंने 10 सालों में मुसलमानों के लिए, जब से ममता बनर्जी यहाँ की वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर बनी, मुसलमानों के लिए क्या किया? ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए। उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि वो वोट बैंक के तौर पर उनको इस्तेमाल करती हैं। सर मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इंटरवेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक आप लोग तो एक भारतीय राजनीतिक पार्टी हैं, मतलब आप कोई रीजनल पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक पूरी तरह से एक नेशनल पार्टी है। तो आप ऑपोजिशन में रहे या पावर में रहे वो बड़ा बात नहीं है। आज एज माइनॉरिटी सेल कांग्रेस के हैसियत से उन्होंने कितने इस मुद्दों को उठाए हैं, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं कि भाई आपने इस पे क्यों नहीं काम किया? ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं है, ये आपका हक बनता है। आप सत्ता में है कि नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। आप तो एक नेशनल पार्टी हैं सर, आपका तो इमेज यही है कि आप सत्ता में इस राज्य में रहेंगे, उस राज्य में नहीं रहेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग एक नेशनल पार्टी हैं, आपका उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा है। ये तो रीजनल पार्टी है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इसीलिए तो पार्टी ने और अधीर चौधरी ने मुझे माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया है। तो सर आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? सीधा प्रश्न। मेरा जो सबसे ज़रूरी जो मुद्दे रहेंगे, मैंने आपको कहा शिक्षा के एजुकेशन, हाँ शिक्षा सबसे पहले मुसलमान बच्चे, गरीब बच्चे जिनको हक हासिल है कि वो तालीम हासिल कर सके, उन्हें तालीम मिले। जो लोग तालीम ख़त्म कर चुके हैं उन्हें नौकरी मिले। ये 2 मुद्दे हमारे लिए हैं, ये हमारा बुनियादी हक है और ये इसको देना पड़ेगा। तो सर ये शिक्षा के साथ साथ और एक जो बुनियादी चीज़ आती है वो है, वो क्या रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट।
तो आपको एक आंकड़ा बोलें कि बंगाल में, रूरल बंगाल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, रूरल बंगाल, मैंने ये जो 5 जिलों की बात की, 80% ऑफ द रूरल मुस्लिम्स अर्न बिलो 5,000 रुपीज़। 80%, 80%। कलकत्ते शहर में रह के आपको ये शायद सही अंदाज़ा नहीं होगा, 80% मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपया महीने कमाते हैं। मतलब उसमें 5,000 रुपया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है सर, ये नोबेल लॉरिएट जो है अमर्त्य सेन, उन्होंने ये आंकड़ा बनाया था। उनका प्रतीची इंस्टीट्यूट एसोसिएशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बंगाल में एक सर्वे किया और ये कंक्लूजन आया है। तो इस पे आपका क्या नज़रिया रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस को लेके आपका क्या नज़रिया रहेगा, क्योंकि अब आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन। देखिए, इसको लेकर मैं रास्ते में उतरूंगा और इसका जवाब मैं फरहाद हकीम से भी मांगूंगा और तृणमूल कांग्रेस जो माइनॉरिटी सेल के जो चेयरमैन हैं और जो सांसद हैं, मैं उनसे भी मांगूंगा कि आप 10 साल से यहाँ हुकूमत में हैं और 5,000 रुपया महीने के हिसाब से 80% लोग गुजर बसर करते हैं, तो क्या उसमें उनका, मैं रूरल बंगाल की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर कलकत्ता की नहीं, मैं रूरल बंगाल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन है। अगर आप 80% की बात, बिल्कुल 80% मुस्लिम, वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उनको तो जवाब देना पड़ेगा। अब मैं फिर कहूँगा कि पार्टी ने मुझे बनाया है, आप आज मेरी पहली आपसे मुलाकात है, इंटरव्यू 1 महीना बाद फिर मुझसे मिले और पूछे कि शमीम साहब 1 महीना पहले मैं आया था तो आपने क्या किया था, तो मेरी जवाबदेही बनती है कि मैंने माइनॉरिटी के लिए कितनी आवाज़ उठाई है और उस पर सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है। फिर आप सरकार वाले लोगों से जाकर, जो लोग पावर में हैं, तृणमूल वाले हैं, उनसे आप जवाब मांग सकते हैं। सर, और एक जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो मदरसे का है। बंगाल में लगभग 10,000 मदरसे हैं, उसमें से 2011 में जब टीएमसी सरकार आई तो उन्होंने लगभग अभी 647 के आसपास आपके मदरसे उन्होंने एडॉप्ट किया, जिनको डायरेक्ट अंडर पेरोल में लिया है। तो लेकिन इतने जो मदरसे पड़े हुए, हमने मदरसे में जाके कवर किया है, काम किया है, उनका जो मेजर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मदरसों को लेके बहुत सारी कहासुनी हो रही है पूरे भारतवर्ष में, इसको लेके बहुत लोगों ने टिप्पा टिप्पणी भी की है, लेकिन हमने ग्राउंड रियलिटी में जाके चेक किया है, वहाँ पे वो लोग, उनके पास जो मनी रिसोर्स इतना कम है, वो सिर्फ उसको चलाने में, एक जो इंस्टीट्यूशन चलाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है वही बियर नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनको तो टीचर रखने पड़ेंगे। तो ये जो एडुकेशन का मामला है, कहीं ना कहीं वो मॉडर्न एडुकेशन से बहुत दूर जा रहे हैं। इस पे आपका क्या नज़रिया है सर, माइनॉरिटी सेल, क्योंकि आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये मदरसों को आप ओमिट करके नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि उनको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। देखिए, उनके पास फंड नहीं है मदरसे के पास, और फिर मैं पिछली बात को दोहराऊंगा कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मैं सर यही मैं बोल रहा था कि 80% 5,000 रुपया, और अगर 38.3% 2,500 रुपया महीने का देगा तो वो सबसे ज़्यादा सोचता है कि भाई बच्चा इधर उधर ना घूमे, उसको मदरसे में लेके जाते हैं। मैं वही चीज़ आपको मदरसे में लेके चले जाते हैं, मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ। तो उसके पास ऑप्शन खुला हुआ नहीं है, सरकार के पास ऑप्शन है। हमारे जितनी भी वक्फ जायदाद हैं, जो हमारे पूर्वज, हमारे आबा व अजदाद ने जो इस कौम के लिए दिया था, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। जी, मैं उनसे जोड़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिया था कि ये प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग, ये ज़मीन, ये खेत, ये मकान, इसका जो रॉयल्टी होगा ये आने वाली नस्ल और जनरेशन को ये जाएगा, जो लोग गरीब होंगे, इस प्रॉपर्टी से जो इसका रॉयल्टी मिलेगा वो। शमीम साहब, मैं माफ़ कीजिएगा, क्या वो जा रहा है? नहीं, मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में कितनी धांधलियां हैं और वक्फ बोर्ड में कितने पैसे आते हैं। ये लोग जो माफिया लोग जो बैठे हुए हैं, अभी उन लोगों से भी सवाल मैं करूंगा कि जो इन लोगों का हक है, जो मदरसे में गरीब बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, वहाँ वो फंड जाना चाहिए। ये जो वक्फ जो बोर्ड बना,
सर इसका तो पर्पस ही यही था। जी जी, जिन्होंने जो अपना मकान दान करके गए हैं वो उनका कंडीशन यही था कि गरीब को इसको रहने देना। ये मेरे पास ऊपर वाले ने ये पैसा दिया है, मैं मरने के बाद ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये वक्फ कर दूं ताकि आने वाली नस्ल जो है, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, यहाँ पे रह सके, पढ़ सके। लेकिन वो सारे लोग तो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में है, उनके कंट्रोल में है, जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं। आज आप गनी साहब से आप उनसे जाकर सवाल करें कि क्या ये वक्फ बोर्ड का जो पैसा रॉयल्टी आ रहा है, क्या कहाँ क्या खर्च हो रहा है, वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। मैं उनसे सवाल करूंगा और मैं उनसे वक्त भी मांगूंगा। मैंने एक चैनल को दिया था इंटरव्यू पूजा के दौरान, मैंने कहा था, और अभी दीपावली खत्म हो गया, छठ खत्म होने दीजिए, तो जब मदरसा के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से वो अरबी के अलावा और क्या पढ़ाएंगे? उन्हें कंप्यूटर चाहिए, वो कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे? सर कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी में पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। जो टीचर होंगे, जो उस्ताद होंगे, उसको पैसा मेहनत से ज्यादा देना होगा, वो कहाँ से पैसा आएगा? जब है ही नहीं है तो क्या कीजिएगा फिर आप? बिल्कुल। ये तो सारा घोटाला वक्फ बोर्ड का है। अगर वक्फ बोर्ड सही से पैसा अगर दे दिया जाए, मदरसों में दिया जाएगा, तो यहाँ गरीबी नहीं रहेगी, बच्चे तालीम हासिल करेंगे। हाँ, तो ये सर, ये जहाँ तक मैं समझ सका हूँ शमीम साहब, तो ये कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिन पे एज ए माइनॉरिटी सेल आप जब एक राजनीतिक दल और जो एक नेशनल राजनीतिक दल है, तो आपका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। ये नहीं माने रखता है कि आप सत्ता में हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ राजनीतिक उत्तरदायित्व ही नहीं है, आपका सामाजिक उत्तरदायित्व भी बन जाता है, क्योंकि आप इतने बड़े दल के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन बन रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे किसकी सरकार है वो बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, ये तो फिर आपका वो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है वो फिर कहना पड़ेगा, जो आज साहिब मसनद पे हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान तो नहीं होंगे। ये डॉक्टर राहत इंदौरी का मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। हाँ, सर वो तो नहीं, मैं दुलालदा वही चीज़ कह रहा हूँ कि वक्त जायदाद का अगर सही हिस्सा सही लोगों तक पहुँचेगा तो अक़लियत में, ख़ास तौर से मुसलमानों में जो गरीबी है वो गरीबी नहीं रहेगी। जो लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उस पैसे से उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती है, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी ये तृणमूल सरकार करती रहेगी। सर ये जो आपका जो एजेंडा है, ये स्पेसिफिक एजेंडा है जो मैं बात करके समझ पा रहा हूँ कि पहले आप तवज्जो दीजिएगा शिक्षा पे, फिर आपका ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने जो मुद्दा उठाया है, फिर अगर आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब में जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटी का, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें ना, मैंने जो कहा था प्रतिशत में मुर्शिदाबाद सबसे आगे है, तो अगर मैं इस पे भी अगर देख लेता हूँ, वहाँ पे 60.83% उनका है, लेकिन सरकारी नौकरी में उनका सिर्फ 15.61% उनका भागीदारी है। ये प्रश्न भी बढ़ रहा है। कुछ बिहार में 4.0% है, कलकत्ता में 5.03% है। वोट लेते वक्त आप 27% की बात कर रहे हैं, जब सरकारी मुलाजमात की बात हो रही है तब सिर्फ 5% क्यों? ये प्रश्न हम भी रख रहे हैं आपके पास। ऐसे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन के लिए आपका भी दायित्व बनता है कि हुक्मरान कौन है। मैंने कहा ये जाति मकान नहीं है, राहत इंदौरी साहब का ने कहा, तो सर ये तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है ये प्रश्न करना। आप जानते हैं, आप पूरा डिटेल्स निकालिए कि जिन लोगों ने भी कोशिश किया है कि आवाज़ उठाएं, मैं बंगाल सरकार से भी ये शिकायत है और केंद्र सरकार से भी ये शिकायत है कि जिन लोग भी मुद्दे को उठाते हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो रोज़गार का, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों को आप देख लीजिए, जाकर चले जाइए। एक चीज़ और मैं दुलालदा आपको कहूँगा कि आप थाना से भी एक रिपोर्ट मंगाएं कि लास्ट 10 सालों में कितने लोगों को बंद किया गया है फर्जी केस में। तो लोग आवाज़ उठाने से डर रहे हैं, लोगों को आवाज़ उनको बंद कर देने की कोशिश की जा रही है, उन पर फॉल्स मुकदमा दायर किया जाता है यहाँ की सरकार की तरफ से कि वो मुद्दे नहीं उठाएं। तो जब मुद्दे उठेंगे नहीं तो सरकार उस पर काम करेगी नहीं। तो मुद्दे हमें उठाने होंगे, उसके बाद आप सरकार से जवाब मांगिए कि अपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे उठाए थे, आपने इस पर क्या काम किया है या नहीं किया है। सर मैं यही कहना चाह रहा था पत्रकार की हैसियत से कि आपका साधारण इंसान और आप में फ़र्क ये है
कि आप एक लीडरशिप में बैठे हुए हैं और वो भी एक राष्ट्रीय मंच के एक ऑर्गेनाइजेशन के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, तो आप जिस मुद्दे को उठाइएगा वो तो इशू बनना चाहिए। उस इशू पे आप जिस तरह से लड़िएगा वो साधारण इंसान तो लड़ नहीं पाएगा। जहाँ लड़ नहीं पाएगा सर, वहीं पे तो लीडरशिप की ज़रूरत है कि शमीम अख्तर लड़ के दिखाएगा कि भाई यहाँ पे लड़ा जाता है, इस तरह से लड़ा जाता है, देखो किस तरह से लड़ा जाता है। तो यही तो शमीम अख्तर साहब का यही रवैया रहेगा सर। सरकार तो यही चाहती है कि मुद्दे मेरे खिलाफ नहीं उठे। हाँ, सरकार क्या चाहती है? ममता बनर्जी वही चाह रही है ना। लेकिन आप तो जो मुद्दे हैं वो तो मैं कहा ना कि इस पार्टी ने मुझे बनाया है और 36 साल की उम्र में बनाया है। शायद सबसे कम उम्र का मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन बना हूं। बिल्कुल। तो मैं मुद्दे उठाऊंगा। आप मुझसे सवाल 1000 बार पूछेंगे कि आप अपोजिशन में हैं, जितने सत्तारूढ़ दल का काम है उससे ज़्यादा काम आपका बढ़ता है कि जो मुद्दे जो सरकार जो अपने वादों के साथ आई है पूरा नहीं किया, क्या आपने उस मुद्दे को उठाया है? उस वक्त आप मुझसे सवाल करेंगे, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं आप कि आपने ये मुद्दे जो आवाम से जुड़ी हुई मुद्दे थे आपने नहीं उठाया। मैंने कहा कि मैं 12 तारीख को बना हूँ, पूजा, दीपावली, छठ हो रहा है, मैं हर मुद्दे उठाऊंगा और सरकार को, ममता बनर्जी को उनके कानों तक वो आवाज़ पहुँचाऊँगा। उन्हें काम करना पड़ेगा। सर और एक प्रश्न पे हम आते हैं, जिस जगह पे मैंने जो बुनियादी मुद्दे हैं मैंने उन पे प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहन हैं शायद, क्योंकि ये मुद्दे बहुत सालों से उनसे जुड़े हुए हैं और हर कोई सत्ता आए हैं, लेकिन उनकी जो हालत है, माली हालात है, फिर आप स्ट्रक्चरल देख लीजिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप हाउस होल्ड्स की बात करें, अगर एक इंसान 5000 रुपया 2500 रुपया महीने का अगर इनकम करेगा तो उसका रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी तरह से उस जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये सालों से हो रहा है, एक दिन में नहीं हुआ है। दूसरा सर, आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की हैसियत से मैं एक प्रश्न और कहना चाहूँगा, ये जो कोरोना एंडेमिक लेके राज्य सरकार का क्या रवैया रहा है सर, आपका ओपिनियन चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार ये कोरोना के में जो कोविड चल रहा है, ये सेम मोदी के स्टाइल पर ममता बनर्जी चल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, उस वक्त में किया जब एवरेज बहुत कम था, उस वक्त में लोगों को परेशान कर दिया। लॉकडाउन लगाने का तरीका गलत था। उसी को फॉलो जब मोदी ने ये कह दिया कि राज्य सरकार अपने स्टेट में अपने तरीके से काम करे, उनको लगता है अगर लॉकडाउन करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। ममता बनर्जी ने हफ्ते में 2 दिन कर किसी हफ्ते में 3 दिन, कभी नोटिफिकेशन आता है कि फला तारीख को होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि नहीं इसने एक जोक भी बाजार में आ गया था कि कब बंद होगा उनको नहीं मालूम, अभी मालूम नहीं है। अभी देखिए अभी क्या न्यूज़ है, नई न्यूज़ है, मुझे मालूम नहीं। मैं अभी नेट में देख रहा था कि शायद दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है। आप देख लीजिएगा, ये इलेक्शन बिहार का हो गया, बिहार के होने के बाद ये दिल्ली में लॉकडाउन चालू हो रहा है। अब ये देखिए ममता बनर्जी ठीक उसके नक्शे कदम पर चलेंगी। आप 10 दिन 15 दिन जाने दीजिए, ये बंगाल में लॉकडाउन करने वाली हैं। इसलिए वो लॉकडाउन करेंगी कि अपोजिशन आवाज़ नहीं उठा सके, वो अपने घर पर बैठे रहें, उनको फंड मिले सरकार को यहाँ, और ठीक इलेक्शन से पहले ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर वो सत्ता में वापस आएँ। तो ये जो पूरा सिस्टम ममता बनर्जी का है, ये पूरा फेलियर रहा है, इनका भी और ममता बनर्जी और ये नरेंद्र मोदी का भी। इससे आवाम परेशान हुए। आप किसी भी एक आदमी से पूछ लीजिए जाकर दुलालदा कि लॉकडाउन से क्या उन्हें फ़ायदा हुआ है, एक आदमी भी अगर कह देगा हाँ, आम इंसान की मैं बात नहीं करता हूँ, एक आदमी भी अगर कह देगा कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ, तो आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। सर इस पे अलग अलग राजनीतिक दल का अलग अलग नज़रिया रहता है। हम पत्रकार की हैसियत से आपका नज़रिया हम पेश करेंगे। ये तो आवाम ठीक करेगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या फिर ये। सर और एक जो मुद्दा हम आना चाह रहे हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा बातें हुई, इसको लेके बहुत हलचल हुई है। बीइंग ए माइनॉरिटी सेल के जो चेयरमैन है, आपका स्टैंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके क्या है? एनआरसी एनपीआर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुद्दा नहीं है, सीए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई में सरकार चल रही है, ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पीछे कौन है? आरएसएस है। वो आप जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। बीजेपी वही करती है जो आरएसएस
चाहती है। नहीं सर, मेरा ये प्रश्न जो है, मैं आप सीए को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं माइनॉरिटी की सेल के चेयरमैन की हैसियत से मैं शमीम अख्तर साहब को पूछ रहा इसका हूँ, विरोध कर रहा हूँ। क्यों सर? ये प्रश्न है क्यों कर रहा है? सिर्फ ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया। मैं कैसे है? चीज बताया, कैसे सर ये हमको बताइए आप ये बताएं सर। मैं आपको जस्ट बता दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये 6वां अमेंडमेंट है, 6th अमेंडमेंट है। हाँ, इसमें उन्होंने क्या अमेंड किया है सर? इन्होंने जो अमेंड किया है वो है माइनॉरिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, माइनॉरिटीज, हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, मुसलमान नहीं है उसमें, नहीं जैन, वो वहाँ तो वो माइनॉरिटी नहीं है सर। ऑफ माइनॉरिटीज वो 2014 30 दिसंबर 2014 तक अगर आए हुए हैं या रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी ऑटोमेटिक, ये क्लॉज है। तो इसमें आप अपोज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए तो ये क्लॉज कुछ आपको ये साबित करना पड़ रहा है कि हमारे बाप दादा यहाँ के थे। मेरे बात को सुन लीजिए, कितने लोग आजादी के बाद से, ये बताइए कि कितने लोगों के पास जमीन का पट्टा था या कागज था, ठीक है, कि ये साबित कर पाएंगे कि ये मेरी ज़मीन थी, इसमें मेरे दादा ने घर बनाया था, मेरे वालिद यहाँ मेरे पिताजी थे, मैं उनका लड़का हूँ। ये तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। अगर मुसलमान को हटाकर किसी भी कास्ट, लेकिन उन्होंने तो एक्ट में अमेंडमेंट में कहीं भी नहीं कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को कुछ होगा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वो एक्ट में नहीं है सर। लेकिन वो तो वही चाह रहे हैं, आपको एक्ट में तो कहीं नहीं है, अमेंडमेंट में नहीं है सर। मैं यहाँ का हूँ, मेरी ये जमीन है, मेरे दादा। और जब अमित शाह जी ने जब लोकसभा में ये बिल पेश किया था तो उन्होंने एक लियाकत अली खान तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको 1950 में एक पैक्ट हुआ था, लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से वो बहुत विख्यात है। उसमें क्या पैक्ट क्या हुआ था कि माइनॉरिटीज़ ऑफ बोथ द कंट्रीज विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उनका लॉजिक क्या था कि पाकिस्तान में जाके आप माइनॉरिटी की हालत देखिए, बांग्लादेश में देखिए, अफ़गानिस्तान में देखिए, वहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है। उनका लॉजिक बोल रहा हूँ सर मैं। उन्होंने जब बिल पेश किया था तो उन्होंने तो माइनॉरिटी को, वो तो कहीं नहीं बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को कुछ किया जाएगा। तो इस पे आप अपोज क्यों? वो बोलेंगे क्यों? वो तो बिना बोले हुए, उनका टारगेट क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका टारगेट क्या है? मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि एक हिंदू भाई अगर या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई अगर आते हैं पाकिस्तान से, वो ये लिख कर देते हैं कि मैं यहाँ आया, मैं यहाँ का रहने वाला था, यहाँ आया हूँ, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ये है ना उसमें। मुसलमान जो यहाँ रहता है, जिसके पास ये जमीन नहीं है, नहीं वैसा तो कुछ नहीं है। तो क्या इसमें ये है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये है कि मुसलमान सीए में अपना फॉर्म नहीं भरेंगे? नहीं, कुछ नहीं है। आप मुसलमान को तो बताना पड़ेगा। कुछ नहीं। आपका देखिए, जो मुसलमान को बताना पड़ेगा वो हिंदू को भी बताना पड़ेगा। तो हिंदू के साथ में हिंदू को भी बताना पड़ेगा। आप देखिए वहां पे तो फिर आ गया। देखिए आप अगर सीए एक्ट को देखते हैं तो उसमें तो एज ए हिंदू मैं भी अटक जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं आया हूँ। मैं यहीं पे जन्मा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो फिर तो वो अगर वो जो पेपर मुझसे मांगेंगे वो तो आपसे भी मांगेंगे। हर कोई कौम से वही मांगेगा। आप अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो भी ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि देखिए सर, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट के बाद फिर एनआरसी होगा। नहीं सर, सिटीजनशिप क्या बोले वो? नहीं, एनआरसी की बात नहीं की। एनआरसी को मैंने कहा कि सीए के बाद, अमित शाह ने ही कहा है लोकसभा के अंदर में कि पहले सीए आएगा, उसके बाद में नागरिकता बिल आएगा। नहीं सर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, और 3 शब्द है। एक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हो गया, फिर एक है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एक है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ये एनआरसी का जो मुद्दा वो अलग मुद्दा है सर। अगर आप आसाम को देख लेते हैं तो फिर आपको फिर आसाम गण परिषद और आसाम आंदोलन का, स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन को देखना पड़ेगा। 1979 से 1983 तक 84 तक चला था, जहाँ पे आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। 1985 को राजीव गांधी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आसाम अकॉर्ड साइन किया था। मुद्दा क्या था सर उनका मुद्दा यही था। आसाम में जो आसाम अकॉर्ड साइन किया था, मुद्दा यही था कि हम यहाँ पे फॉरेन इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं देंगे।
इसको लेके उन्होंने आंदोलन किया था, छेड़ा था, जहाँ पे आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। एनआरसी का तो मुद्दा सर ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे एनपीआर हो सकता है, क्योंकि हम और आप बंगाल में जो बैठे हुए हैं, हम पे सिटीजनशिप एक्ट लागू होगा 1955 का, और जिसमें आप 2017 इज़ द कट ऑफ डेट, और वहाँ पे क्या कट ऑफ डेट था? 1966 इज़ द 61 इज़ द बेंचमार्क एंड 77 इज़ द कट ऑफ डेट क्या गया था। और लेकिन ये पूरा जो भारतवर्ष का मुद्दा अलग है सर। नहीं तो क्या ऐसा इन्होंने किया है क्या? नहीं। क्या चीज? ये सीए में जो इन्होंने बिल पास किया लोकसभा में, तो क्या उसमें क्या उन्होंने लिखा है कि आसाम के लिए अलग होगा सर, अब पूरे भारत के लिए अलग होगा? नहीं सर, वो तो खुद गुमराह कर रहे हैं। आसाम में तो अकॉर्ड को मान्यता दी गई थी, क्योंकि वहां पे एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने अकॉर्ड साइन किया था। आसाम को और पूरे भारतवर्ष एक चीज नहीं है सर। जो आसाम पे लागू कर रहे हैं, एक बात समझिए, हिंदुस्तान में सर सिटीजनशिप लागू कर रहे हैं। नहीं सर, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को सिर्फ अमेंड किया गया है, एक्ट को चेंज नहीं किया गया है। इसमें एक अमेंडमेंट, एक क्लॉज अमेंड किया गया है। आप एक बात समझिए, 1955 एक्ट जो सिटीजनशिप एक्ट है सर, उसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसको कोई भी सरकार डिफाई या डिनाई नहीं कर सकती है सर। ये तो एक अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट में क्या कहा है? अमेंडमेंट में तो सिर्फ एक ही शब्द उन्होंने कहा है कि ये जो माइनॉरिटीज फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज विल गेट सिटीजनशिप इन इंडिया टिल 30 दिसंबर 2014, अगर वो आएंगे सताए हुए। तो फिर कहते हैं कि मुसलमानों को इससे अलग हम रखते हैं, इसमें मुसलमानों का कोई नहीं है, सर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पे तो वो माइनॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान तो माइनॉरिटी है। सर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो वो यहाँ कहे ना कि यहाँ के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो सीए यहाँ के लिए नहीं है, मुसलमान यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है। बहुत बार बोले हैं सर, अमित शाह जी भी बोले हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं, मुसलमान भारत के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? आप तो पूछ रहे हैं, घर घर जा ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं। मुसलमान को क्लियर करें ना कि आप लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 देश से जो आए हैं माइनॉरिटी, वहाँ के सिख, ईसाई, हिंदू, जो भी जैनी जो भी हैं, उन लोगों के लिए है, यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं है जो यहाँ से। हमें आप ये चीज़ बताइए ना कि हम 50 साल से, मान लीजिए कलकत्ते शहर की मैं बात कर रहा हूँ, कलकत्ते शहर में यहाँ बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो 100 साल 150 साल पहले, उससे भी ज़्यादा है, यूपी से आए, यूपी से आए, बिहार से आए। उनका लैंग्वेज है उर्दू भाषाभाषी, कलकत्ता शहर की मैं बात कर रहा हूँ। उनका जो ज़मीन था, प्रॉपर्टी था, मेरी बात सुन लीजिए, वो यूपी में था, बिहार में था, वो ख़त्म हो चुका। वो जानते भी नहीं कहाँ से। यहाँ टेनेंसी बिल के तहत वो रहते हैं। एक बिल सुनिए, एक बिल, एक फ्लैट इन्होंने सलामी भाड़े पे इन्होंने ले लिया। तो वही तो है सर सिटीजनशिप एक्ट में। आप एक को मान्यता नहीं दे रहे, तो नहीं एक कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स को सर देखिए, देश हमारा जो देश चलता है, हमारा संविधान प्रधान देश है सर। ये लोग अभी हमारा देश कर्म प्रधान क्लियर बताते नहीं है, ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं लोगों को। अगर आप जो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के लिए नहीं है सीए, तो नहीं मैं जो अमेंडमेंट मैं नहीं कर रहा सर, जो एक्ट बोल रहा है, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, मैं वही आप पे पास रख रहा हूँ सर। और एक फिर आते हैं इस मुद्दे पे, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। एक बहुत ग्राउंड लेवल रियलिटी में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो अक्सर हमारे पास आते हैं, हम जो घूमते हैं, हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं बहुत सारे हैं, जो कहते हैं कि माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये मतलब मानसिकता की बात कर रहा हूँ उसमें कि बहुतों को आप अगर एक मुसलमान अपने इलाके के बाहर जाके कहीं मकान लेने जाए तो वो उसको मकान लेने में दिक्कत होती है। ये एक माइंडसेट है, आप मानेंगे या ना मानेंगे ये अलग बात है, लेकिन ये एक माइंडसेट है जो होता है कि भाई কেন দেবো কি হচ্ছে সমস্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, तो इस पे आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की हैसियत से, बिकॉज आप एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है, और उसका सिर्फ दावा नहीं, उनका क्रेडेंशियल भी है, आज से नहीं 70 साल से है, बहुत सारे मानों में है। आप एक जातीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके हैसियत से क्या आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन के हैसियत से इस पे भी थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। ये जो मसला है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन उनको नहीं मिल रहा है। नहीं दुलाल भाई, ये सब जगह ये मसला नहीं है। नहीं कुछ जगहों पे समाज में कुछ लोग होते हैं, हर घर में कुछ लोग होते हैं, कुछ हरों का एक अलग अलग मिजाज होता है। एक घर है, फैमिली है, उसमें
3 भाई हैं तो 2 भाई चाहते हैं कि सबको लेकर चले, एक भाई चाहते हैं नहीं 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 हमारा शादी हो गया, मैं अपने परिवार को लेकर अलग रहूँगा। तो ये समाज में कुछ लोग आते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैक्सिमम लोग नहीं है, मिनिमम लोग हैं। सर हर जगह ये पे बताने नहीं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। अच्छा सर, और एक ये परसेंटेज नहीं है, इसलिए इसको और एक प्रश्न को हम जो कर रहे हैं, मतलब इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे, ये कि शमीम अख्तर साहब से हम जब अगली बार रूबरू होंगे तो ये मुद्दों शिक्षा, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दों पे बुनियादी मुद्दे हैं, इन पे शायद शमीम अख्तर साहब कुछ उत्तर दे पाएँ। ये आशा के साथ आज का इंटरव्यू हम ख़त्म करते हैं। सर आपसे बहुत, हाँ बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं फिर दोहराऊंगा, इस चीज़ को आप एकदम हाईलाइट करें कि 3 मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी, तालीम और शिक्षा, मतलब ओवरऑल पूरी तरह से बेरोजगारी और वक्फ जायदाद जी, जो मुसलमानों का हक है। अच्छा, जिन्हें गबन कर लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग, जिसमें ख़ास तौर से अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में माफिया लोग जो बैठे हुए हैं, जो मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको ये 3 मुद्दा पर मैंने क्या किया, और एक जिम्मेदारी मैं आपको खत्म करने से पहले दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपसे सवाल करूंगा उस जिम्मेदारी पर कि आप नदीमुल हक साहब से मिले कि माइनॉरिटी के चेयरमैन कांग्रेस के, उन्होंने ये 3 इल्ज़ाम लगाया है, इस पर आप क्या कह रहे हैं, और कोई 3 काम बताएं जो उन्होंने मुसलमानों के लिए लास्ट 10 साल में किया होगा। तो मैं आपको एक मैसेंजर के रूप में, ताकि मेरी बात वो ना सुनी कर सकें, आप विटनेस रहेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि दुलालदा आपने ये 3 सवाल नदीमुल हक से किया था या नहीं किया था तो क्या जवाब दिया, ताकि जनता भी जाने और मैं भी जानूं, मेरी पार्टी भी जाने। देखिए हम जरूर उन तक पहुंचेंगे, अगर वो अपना वक्त देते हैं तो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रजातंत्र में हम गुजर बसर कर रहे हैं। प्रजातंत्र में आपके पास भी, जैसे हमारे पास हक है पूछने का, आपके पास भी हक है उत्तर ना देने का। तो ये हम डेमोक्रेसी में हैं, वो अगर वक्त देंगे हम ज़रूर पूछेंगे सर उनसे। तो आज ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर वक्त देने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम लिमिट में भी जा रहे हैं। तो हम ये जो बात कर रहे थे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब से, उनकी उम्र, उनका जोश कहीं ना कहीं शायद आने वाले दिनों में कुछ अलग दिशा या दशा दर्शाएगा बंगाल में माइनॉरिटीज़ को। इस आशा के साथ हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में मुद्दे और भी बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन एक ही दिन में पूरा मुद्दा हम कवर नहीं कर पाएंगे। मोटे तौर पर जो बड़े बड़े मुद्दे थे उन पे हमने बात करने की कोशिश की थी। आपके टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा हमें बेसब्री से। देखते रहिए, बने रहिए। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।